तो भी हमारा जो लास्ट सेकंड टॉपिक है वो है हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन। तो मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया कि इंडिया इज अ डाइवर्स लैंड। तो इंडिया के कितने सारे स्टेट्स हैं और उनमें सभी स्टेट्स के खुद के हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर रहे होंगे। हमें पता है कि अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो लोगों के पहनावे में, खाने में, लोगों के फेस्टिवल्स में और बहुत सारी चीज़ों में ना बहुत डिफरेंस है और वही डाइवर्सिटी है। क्योंकि लोगों के अलग अलग एस्पेक्ट में डाइवर्सिटी है। खाने में भी लोग दो स्टेट्स के लोग अलग होंगे, कपड़ों में भी अलग होंगे, फेस्टिवल में भी अलग होंगे, उनके रिलीजन में भी अलग होंगे। तो ये सब के पीछे कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है? उधर की हिस्ट्री, उस प्लेस की हिस्ट्री और उस प्लेस का ज्योग्राफिकल फैक्टर, मतलब वो प्लेस एग्जैक्टली सिचुएटेड कहाँ है, कहीं हिल्स माउंटेन के पास है या कहीं सी के पास है। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन उस प्लेस की हिस्ट्री क्या रही है, मतलब उस प्लेस का हिस्ट्री में ऐसा क्या रहा है जो आज उस प्लेस के जो कल्चर है, जो आज हम उस प्लेस के बारे में पढ़ते हैं कि लोग ऐसे हैं, वो लोग ऐसे दिखते हैं, पहनते हैं, खाते हैं। तो वो सब चीजें आज जो डेवलप हुई है वो उसके हिस्ट्री और ज्योग्राफिकल फैक्टर की वजह से डेवलप हुई है। तो इन शॉर्ट हम दो स्टेट का एग्जांपल लेंगे, लद्दाख एंड केरला। पर उसको डिटेल में पढ़ने से पहले मैं बस आपको इतना ही कहूंगी कि आप इतना ध्यान में रख लीजिए कि इन दोनों को एग्जाम्पल इसलिए लिया है क्योंकि आप जब इन्हें सेपरेटली पढ़ेंगे, इंडिविजुअली पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कैसे इन दोनों में जो सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस हैं वो हमें बताते हैं कि दोनों जगह कितनी डाइवर्स है और कितनी अलग एक दूसरे से। और इन दोनों ही जगह पे हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स काफी मैटर किए हैं। So here we start. Ladakh is a desert in the mountains in the eastern part of Jammu and Kashmir. जम्मू एंड कश्मीर का जो ईस्टर्न पार्ट है वहां पे लद्दाख प्रेजेंट है और लद्दाख एक डेजर्ट है, तो एक माउंटेनियस रीजन में प्रेजेंट है। अब लद्दाख की हमने लोकेशन के बारे में पढ़ लिया। हमें हमेशा है ना कुछ भी ऐसा डिफ्रेंसिएशन आए कि हमें जहाँ पे लद्दाख और केरला का अलग अलग से लिखना है और फिर हमें उसके पॉइंट्स बना के लिखना है, तो हमें सबसे पहले उसको एक चीज़ में कैटेगरी में डिवाइड कर देना चाहिए कि जगह हो गया, ठीक है, लोगों के बारे में लिख दिया, ठीक है, फूड वहाँ का कैसा है, क्लाइमेट वहाँ का कैसा है। तो हम ऐसे अगर पॉइंटर्स करके लिखेंगे तो फिर हमें बहुत ही सिंपल वे में याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने उसकी लोकेशन के बारे में पढ़ लिया, तो यहाँ पे मैं करके लिख दूंगी कि लोकेशन, कि वो कहाँ सिचुएटेड है। अगर ये ओके मैं इस पेन से लिख देती हूँ तो इट वुड बी मोर क्लियरली विजिबल। लोकेशन, ठीक है, ये हमने लोकेशन की बात कर ली। फिर तुम्हारा जो सेकंड पॉइंट है मैं वो रीड आउट कर देती हूँ कि वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल हियर सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन एंड इज कवर्ड इन स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर। इसका मतलब ये है कि इसकी हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने एज इट इज लिखा है, क्योंकि ये जो रीजन है यहाँ पे साल के अधिकतर मेजोरिटी ऑफ द मंथ्स कह सकते हैं स्नो गिरती है और वो जो एरिया है स्नो से कवर्ड है। तो यहाँ पे रेनफॉल जो है बहुत कम होती है। तो इसीलिए, क्योंकि अगर रेनफॉल नहीं हो रही है तो हम समझ सकते हैं कि एग्रीकल्चर भी पॉसिबल नहीं है। अब अगर आप इंडिया के मेजोरिटी ऑफ द स्टेट में देखो तो वहाँ पे हर एक स्टेट में बर्फ नहीं गिर रही होती है या फिर हर एक स्टेट इतना ठंडा नहीं है। वहाँ पे कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर तो है ही, लेकिन क्योंकि ये एरिया बहुत ठंडा है और जो पहाड़ है वो स्नो से कवर्ड रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बारिश तो गिरती, मतलब बहुत कम गिरती है। तो इसीलिए एग्रीकल्चर जैसी जो ये प्रैक्टिस है यहाँ पे बहुत ही कम फॉलो की जाती है, इसीलिए बहुत कम ट्रीज भी मिलेंगे। अगर आप कभी लद्दाख गए होंगे या फिर, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे फ्रूट ट्रीज, मतलब एप्पल, एप्रिकॉट, इन सब के ट्रीज मिलेंगे, ठीक है, ज्यादा ट्रीज नहीं है, श्रब्स एंड वो सब तो मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमने एक चीज तो जान ली कि यहाँ पे एग्रीकल्चर कम है। और इसके पीछे का रीजन है क्योंकि यहाँ पे बारिश कम पड़ती है। बारिश भी कम इसलिए पड़ती है क्योंकि मोस्ट ऑफ द मंथ्स जो यहाँ का एरिया है वो स्नो से कवर्ड है, ठीक है। अब लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट। मतलब ये है कि ड्रिंकिंग वाटर, मतलब पोर्टेबल वाटर, मतलब जो हम पी सके, जो हम कंज्यूम कर सके, तो वो समर के टाइम पे क्या होता है कि जो स्नो होती है, अब क्योंकि समर के टाइम पे वैसे ही हीट ज़्यादा रहती है, दिन के टाइम पे टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, तो बिकॉज टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, हीट ज़्यादा रहती है, तो उसके कारण जो वहाँ की स्नो होती है ना वो मेल्ट होती है, मतलब अपने आप मेल्ट होने लगती है। क्योंकि अगर आप
नॉर्मली भी देखो, अगर आप अपने किचन में गैस स्टोव पे अगर आप अपना टेम्परेचर बढ़ा देते हो और एक कंटेनर रखते हो और वहाँ पे अगर सपोज आप आइस डाल देते हो, तो अगर आप, ये एक जस्ट एग्जांपल है, तो अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे 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 गैस स्टोव का, तो वो बर्फ़ पिघलने लगेगी, फिर वो बर्फ़ पानी में बदल जाएगी। तो वैसे ही थोड़ा लॉजिक लगाओ यार, कि अगर मतलब लार्ज स्केल पे इतनी धूप पड़ रही है, मतलब ये तो मैंने घर का एग्जांपल दिया, तो ये स्मॉल स्केल एग्जांपल हो गया, लेकिन इन रियलिटी क्योंकि इतनी धूप पड़ती है और उसके बाद जो बर्फ़ होगी वो थोड़ी थोड़ी पिघलेगी, समर में पिघलेगी। अब वो पिघलेगी तो जो पानी होता है वो लोग कंज्यूम करते हैं और वो सेफ ही माना जाता है, वो लोग कंज्यूम कर सकते हैं, वो हेल्दी, मतलब वो क्लीन ही होता है। तो ये थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया। फोर्थ है, मैंने बोला था कि आप है ना जब भी पॉइंट्स लिखो तो उसकी एक अपनी हेडिंग दे दो, ताकि आपको दिमाग में याद रहे, वरना ऐसे 8 9 10 11 पॉइंट्स अगर होते हैं तो हम वो नहीं लिख पाते हैं। वहाँ लद्दाख में लोग शीप एंड गोट को पालते हैं, ठीक है, तो वो दो वहाँ के मोस्ट कॉमन एनिमल्स हैं जिन्हें वो रियर करते हैं। द गोट्स इन द रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पाशमीना वूल। अभी वहाँ के गोट्स एंड शीप्स की बात करें तो गोट वहाँ के स्पेशल इसीलिए है क्योंकि वो जो गोट है वो पाशमीना वुल प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पे शीप में मत लिख के आ जाना कि वहाँ की जो शीप्स है वो पाशमीना वुल प्रोड्यूस करती है, ये अभी बता देती हूँ, वहाँ के शीप्स नहीं, वहाँ के जो गोट्स है वो पाशमीना वुल प्रोड्यूस करते हैं, और इसीलिए उनके वो जो गोट्स है उनको पाशमीना गोट भी कहते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ, वो जो गोट्स है उनको पाशमीना गोट्स कहते हैं, और वो जो ये वुल प्रोड्यूस करते हैं, वो जो ये वुल प्रोड्यूस करते हैं ये बहुत ही महंगी वुल मानी जाती है, इसीलिए इसकी जो रेट है काफ़ी हाई होती है, क्योंकि इस वुल से जो शॉल्स बनती है वो जो है बहुत ही महंगी होती है। अब मैं इसका रीज़न बताऊंगी कि ये वुल को इतना हाई रेट और इतना प्राइस्ड क्यों माना जाता है। ये पाशमीना वुल से जो शॉल्स बन रही है आगे जाके, मतलब वुल से ही शॉल बनेगी, ठीक है, तो वो इतनी क्यों महंगी है। रीज़न बीइंग कि जो गोट्स होते हैं, एक गोट से कुछ ग्राम्स जितना ही वुल कलेक्ट किया जा सकता है, तो वैसे ही बहुत सारी 3 4 गोट्स से कलेक्ट किया वो वुल से कुछ जाके एक शॉल बनती है, तो इसीलिए इसकी डिमांड हाई है, ठीक है। और ये यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई करके अलग से लिखा है कि अगर आपको वुल के 2 पॉइंट्स याद रखने, कि वुल सबसे पहले तो पाशमीना वुल प्राइस्ड है, और इस वुल से जो पाशमीना शॉल्स बनती है वो भी, क्योंकि वुल प्राइस्ड है, और तो फिर जो इससे शॉल बनेगी वो भी बहुत ही महंगी होगी। तो ये 2 पॉइंट आप याद रख सकते हो कि पाशमीना शॉल्स कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। अब जो 5th पॉइंट है, द पीपल सेल द वुल टू ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर। इसका मतलब ये है कि वुल तो जो है वो लद्दाख में कलेक्ट हो जाती है, पर उसको जो वुल है वहाँ पे वो किसे बेचे जाते हैं, वो बेचना तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि उससे आगे जो शॉल है और चीज़ें बनेगी। तो कश्मीर के जो ट्रेडर्स होते हैं वो इस वुल को लद्दाख में जो ये जो कलेक्ट कर रहे हैं वुल, उनसे खरीदते हैं। तो कश्मीर के ट्रेडर्स, यहाँ पे अच्छे से लिख देती हूँ, कश्मीर के जो ट्रेडर्स होते हैं वो ये वुल लेके जाते हैं कश्मीर में, और वहाँ पे जाके वो बनाते हैं पाशमीना शॉल्स। और तभी मैंने बोला कि जो पाशमीना शॉल्स है, पाशमीना शॉल्स आर वुवन इन कश्मीर, ठीक है। तो मतलब लिया हमने वुल, लद्दाख में जो था वुल वो कश्मीर के ट्रेडर्स ने उनसे खरीद लिया और कश्मीर में आके उससे शॉल्स बनाई और वहीं पे पाशमीना शॉल्स को बेचा। पाशमीना नाम इसलिए है क्योंकि पाशमीना गोट्स के नाम है वहाँ पे जो रिसाइड करती है, और फिर इन द एंड पाशमीना शॉल्स आर वुवन इन कश्मीर एंड दे आर ऑल सेट टू बी सोल्ड। तो ये कुछ पॉइंट्स है, ये 6 पॉइंट्स अभी तक हमने कवर कर लिए हैं। स्टार्टिंग के 2 पॉइंट हमने उधर के थोड़े क्लाइमेट और जोग्राफिकल कंडीशन के बारे में बताई थी कि बारिश कम पड़ती है पर बर्फ जो है वो गिरती है। ओके, 7 पॉइंट यहाँ पे है फूड कंजम्पशन। द पीपल ईट मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट्स लाइक चीज एंड बटर। अब मैंने अभी डिस्कस किया था कि एनिमल्स वो कौन से रियर करते हैं, गोट रियर करते हैं, शीप रियर करता है, लेकिन उन 2 के अलावा यहीं पे मैं 8 पॉइंट में आप उसे इंक्लूड भी कर सकते हो पहले वाले पॉइंट के साथ। उसी वाले पॉइंट के अंदर मैं बताऊंगी कि वो काउस भी वहां पे पाए जाते हैं, लोगों के घरों में काउस भी लोग पालते हैं। तो गोट्स तो बोल दिया था, काउस, शीप बोल दिया था, काउस हो गए, डिजॉज, ठीक है। अभी डिजॉज ये कौन सा एनिमल होता है, ये कुछ इस प्रकार दिखते हैं। डिजॉज जो होते हैं उन्हें कहा जाता है हाइब्रिड ऑफ याक एंड काउ। मतलब कि हाइब्रिड वर्ड का सिंपल से अगर मैं मतलब बताऊं तो कह सकते हैं कि उनके जो मॉम एंड डैड है, मतलब पेरेंट्स हैं,
पेरेंट्स है वो याक एंड काऊ है, मतलब डिजॉज इज द हाइब्रिड, डिजॉज इज द हाइब्रिड मतलब कह सकते हैं डिजॉज इज द चाइल्ड ऑफ याक एंड काऊ, मतलब बहुत ही लेमन तरीके से बता रही हूँ। तो डिजॉज जो है याक एंड काऊ का हाइब्रिड है, मतलब दोनों का मिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे जो याक है, याक बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ काऊ, बट फर्क ये है कि उसके बहुत ही लॉन्ग हॉर्न्स होते हैं और बहुत लॉन्ग हेयर्स होते हैं, थोड़ा वाइल्ड एनिमल। तो याक बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ काउ। तो लोग वहां पे काउस भी पालते हैं, याक्स भी पालते हैं, डिजॉज भी पालते हैं, शीप्स एंड गोट्स। तो ये वहां के एनिमल्स हैं जो लोगों के घरों में भी होते हैं, और उन्हीं के प्रोडक्ट्स, मतलब अगर यार जो मिल्क है वो हमें उन एनिमल से मिले तो उसी के रिलेटेड वो प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, लाइक चीज एंड बटर जो मिल्क से हमें मिलते हैं, एंड वो मीट भी खाते हैं। तो ये उनके फूड प्रेफरेंसेस हैं। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि एग्रीकल्चर वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं देखने मिलता है, बिकॉज वहाँ पे रेनफॉल होती नहीं है। अब चीज़ों को कनेक्ट करना सीखो। हम अगर चीज़ों को कनेक्ट करेंगे कि ये इसीलिए हो रहा है, ये इसीलिए नहीं हो रहा है, तो पॉइंट्स एकदम ईजिली तैयार हो जाएंगे। हमारे टोटल 8 पॉइंट्स हो गए। आप इसको मतलब उसमें भी इंक्लूड कर सकते हो या सेपरेटली भी कर सकते हो। अब 9th पॉइंट ये है कि लद्दाख was considered a good trade route as it had many passes through which caravans traveled। इसका मतलब ये है कि being a desert it does not mean कि लद्दाख के पास वो passes नहीं थे या वो रास्ते, वो ट्रेड रूट्स नहीं थे जहां से सामान यहाँ से वहां हो सके। ट्रेड रूट का सिंपल सा मतलब यही है कि वो रूट जहां पे आप अपने जो सामान है, being a trader you can exchange your goods, राइट आप अपने जो सामान है जहां पे आपको जो बेचना है एक एरिया से दूसरे एरिया में, लाइक मैंने एग्जांपल अगर आपको मैं दूं तो पाशमीना वुल है, तो कश्मीर के जो ट्रेडर्स है वो लद्दाख में आएंगे, ठीक है, ताकि वो वुल लेके जा सके और फिर इसको शॉल में बदल सके, मतलब कश्मीर जाके, सो दैट द वुल कैन बी वूवन इनटू शॉल। तो ये जो चीज है तो उसके लिए आपको पहले उस रूट से जाना पड़ेगा, तो इसीलिए वो फेमस होते हैं। अब यहाँ पे लद्दाख डेजर्ट होके भी उसके बहुत सारे ट्रेड रूट्स रहे, बहुत सारे पासिस रहे जहां से कारवंस ट्रैवल होते थे। अभी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो कारवन जो है इसका एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल मीनिंग है। पर्शियन लैंग्वेज में इट वाज यूज्ड टू रिफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल और एनिमल ट्रैवलिंग थ्रू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हॉर्स और कैमल, मतलब कि पर्शियन लैंग्वेज में इसको इसलिए रिफर किया जाता है कि जो लोग हैं मतलब ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठे होके या तो कैमल पे जा रहे हैं या तो हॉर्स पे जा रहे हैं, इसलिए वर्ड कारवन वहां से डिराइव होता है। तो कारवन जो है, तो ट्रेड रूट्स पे लोग कारवन में ट्रैवल करते हैं और क्या कैरी करते हैं स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, रॉ सिल्क और कारपेट। और आज उस पासिस को, आज उस ट्रेड रूट को हम बोलते हैं टिबेट। लद्दाख में जो फेमस ट्रेड रूट्स है तो उसका नाम क्या है, टिबेट, ठीक है। आपको ये जगह का नाम पता ही होगा, टिबेट, ठीक है। वो जो पासिस और ट्रेड रूट की मैं बात करी थी उसे हम बोलते हैं टिबेट। अब कारवंस में जैसे मैंने डिस्कस किया था टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस, रॉ सिल्क और कारपेट लेके जाते थे। तो जो भी ट्रेडर्स को बेचनी होती है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो रूट के थ्रू कारवन में ट्रैवल करके बेचते हैं। टेक्सटाइल में कुछ भी आ गया, कोई क्लॉथ हो गया, कोई फैब्रिक हो गया जो उन्हें बेचना हो आगे लोगों को। तो बेसिकली ये हम कवर कर चुके हैं 10 पॉइंट्स। तो आप इसे क्लियरली देख लो, एंड अगेन आपको कोई भी डाउट हो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड हमारा 11th पॉइंट है अबाउट रिलीजन। हमने फूड जैसी चीज़ें, फिर एनिमल रियरिंग जैसी चीज़ें, क्लाइमेट के बारे में, लद्दाख में इतनी सारी चीज़ें तो अच्छे से कवर की, लेकिन अब रिलीजन वाला जो फैक्टर है वो पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है कि बुद्धिज्म रीच्ड तिब्बत थ्रू लद्दाख, इसीलिए लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहते हैं, ठीक है। मतलब कि बुद्धिज्म जो रिलीजन है वो तिब्बत में लद्दाख के थ्रू ही आया था, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा था कि लद्दाख में ऐसे बहुत सारे ट्रेड रूट्स थे जिन्हें हम तिब्बत कहते हैं, और उन ट्रेड रूट पे कारवंस में लोग ट्रैवल करते थे और टेक्सटाइल, स्पाइसेस जैसी चीज़ें जो है बेचते थे, मतलब वो कैरी करते थे ताकि वो बेच सके। तो वैसे ही बुद्धिज्म भी मतलब एक जो रिलीजन है, तो बुद्धिज्म जो रिलीजन है जो लद्दाख में भी है, बट वो तिब्बत में भी पहुंचा, ठीक है। तिब्बत में भी वो पहुंचा और धीरे धीरे चीज स्प्रेड हुई, और इसीलिए लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहते हैं। और यहाँ पे जो रिलीजन में ही
रिलीजन वाले का ही मैं सब पॉइंट करके बोलूंगी, इसे सब पॉइंट कहते हैं कि 11th का ए पॉइंट रिलीजन का बुद्धिज्म का समझा दिया। बी है इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर्स अगो। इस्लाम जो है वो लद्दाख में कुछ 400 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, ये इसकी हिस्ट्री है। तभी हम बोल रहे हैं कि जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल फैक्टर अच्छे से पढ़ लो। जियोग्राफिकल फैक्टर कवर कर लिया है, लेकिन हिस्टोरिकल फैक्टर ये है कि इस्लाम जो है वो इस रीजन में कुछ 400 साल पहले लाया गया था, इंट्रोड्यूस हुआ था, लोगों ने बोलना स्टार्ट किया, इसीलिए यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन देखने मिलती है। मतलब एक गुड अमाउंट ऑफ, मतलब एक भरे, मतलब कह सकते हैं कि मेजॉरिटी जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है। यहाँ पे मुझे पॉइंट ऐड करना है कि क्यों लद्दाख को लिटिल तिब्बत कहते हैं। तिब्बत तो वैसे पार्ट चाइना का ही है, ठीक है, तिब्बत इज अ पार्ट ऑफ चाइना, बट बिकॉज लद्दाख का हमेशा से तिब्बत के साथ एक कल्चरल और ज्योग्राफिकल बॉन्डिंग रही है, इसीलिए लद्दाख को लिटिल तिब्बत कहते हैं। और मैंने आपको ये भी कहा था कि क्योंकि लद्दाख के जो लद्दाख के अंदर जो पासिस थे, मतलब लद्दाख के जो ट्रेड रूट्स थे, उसको भी तिब्बत कहा जाता था, ठीक है, बाद में उसको तिब्बत कहने लगे थे। और वही पासिस कह सकते हैं दोनों जगहों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करती है। अगर वो पासिस नहीं होती प्रेजेंट, तो लद्दाख से और तिब्बत से दोनों जगह से ही चीज़ें जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर पाती। तो आई होप मैंने आपको ये अच्छे से समझा दिया हो। लास्ट पॉइंट but not the least, Ladakh has a very rich oral tradition of songs and poems। मतलब ये एंटरटेनमेंट वाले पॉइंट में काउंट कर सकते हैं। किस चीज़ में कि लद्दाख में एक बहुत ही एक रिच कल्चर रहा है, एक रिच ट्रेडिशन रहा है। ओरल ट्रेडिशन मतलब कि ओरल आप कह सकते हैं कैन बी रिलेटेड टू सॉन्ग्स एंड ये सब की बोल के गाने वाले पोम्स हो गए। ओरल में पता है क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? आई हैव दिस हैबिट ऑफ हाईलाइटिंग एवरीथिंग। ओरल में आ सकते हैं पोम्स, आ सकते हैं इपिक्स आ गए, सॉन्ग्स आ गए। तो ये उनका एक ओरल ट्रेडिशन रहा है। मतलब ट्रेडिशन में भी पर्टिकुलर डांस का मेंशन नहीं किया गया है, सॉन्ग्स का मेंशन किया है, पोम्स का मेंशन किया है, इपिक्स का। तो उनका एक कल्चर रहा है, तो लोग वहाँ पे ये चीज़ बहुत इंजॉय करते हैं। और इसी में एड ऑन करते हुए कि लोग कौन सा एक पर्टिकुलर इपिक का नाम लिखा है वो पढ़ते हैं, लोकल वर्जन ऑफ द टिबेटन नेशनल इपिक। मतलब तिब्बत में बोलने वाली एक तिब्बत की एक नेशनल इपिक है। इपिक मतलब लॉन्ग पोम या स्टोरी कह सकते हैं। जो इपिक जो है तिब्बत की नेशनल इपिक के जो लोकल वर्जन है, ठीक है, वो यहाँ पे गाए जाते हैं मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट के द्वारा। तो उसका इपिक का नाम क्या है? केसर सागा। सो अगेन रिपीटिंग, लोकल वर्जन ऑफ द टिबेटन नेशनल इपिक, द केसर सागा, द केसर सागा आर परफॉर्म्ड एंड संग बाय मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। ये प्ले होते हैं, लॉन्ग स्टोरीज होती इपिक्स, तो वो यहाँ के मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट गाते भी हैं, परफॉर्म भी करते हैं, ठीक है। तो बस ये याद रखना, केसर सागा इज अ टिबेटन नेशनल इपिक, और इसी का लोकल वर्जन जो है वो यहाँ के मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट काफी इंजॉय करते हैं, बोलते हैं, ठीक है। सो आई होप यू आर वेरी मच क्लियर विथ लद्दाख। तो अगर इसे ब्रीफ में समझाया जाए तो आप खुद भी अपने नोटबुक में ये फ्लो चार्ट बना सकते हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले देखो, लद्दाख करके लिख दो। फर्स्ट पॉइंट है कि लद्दाख में लेस रेनफॉल, इसलिए लिटिल एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर नहीं होता है, स्नो से भरे हुए माउंटेन है। मैंने बहुत डिटेल में नहीं लिखा क्योंकि वो मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। लद्दाख जो है एक डेजर्ट है, माउंटेन एरिया में, कहाँ पे? इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फिर यहाँ पे एनिमल्स कौन से पाए जाते हैं लोगों के घरों में भी, और कौन से सबसे कॉमन एनिमल्स है? तो काउ, गोट, डिजॉज, याक एंड शिप। यहाँ पे जो लोग कंज्यूम करते हैं डेयरी प्रोडक्ट में कौन से, लाइक मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में से वो चीज़ एंड बटर कंज्यूम करते हैं, क्योंकि आप एनिमल्स देख ही सकते हैं। तो और एग्रीकल्चर तो बहुत कम है, तो और चीज़ें वो ज़्यादा नहीं कंज्यूम करते हैं। रिलीजन की बात करें तो बुद्धिज्म एंड इस्लाम 400 साल पहले यहाँ पे आया था। फिर अगेन फिफ्थ पॉइंट है कि जब भी ट्रेड रूट है जिसे हम तिब्बत बोलते हैं, वो उधर से कारवंस में क्या क्या ट्रैवल लोग करके लेके जाते थे, टेक्सटाइल की चीज़ें, स्पाइसेस, कारपेट, रॉ सिल्क, ठीक है। उसके अलावा भी एक और चीज़ थी कि लद्दाख को लिटिल, आई गेस आई हैव टू राइट इट हियर ओनली, आई डोंट हैव स्पेस, लिटिल तिब्बत भी बोलते हैं। और तिब्बत जो है इज अ पार्ट ऑफ चाइना, और क्योंकि इसीलिए बोलते हैं क्योंकि तिब्बत एंड लद्दाख के काफ़ी अच्छे कनेक्शन और काफ़ी अच्छे रिलेशन रहे हैं, ज्योग्राफिकल मैटर में भी और कल्चरल मैटर में भी, तो इसलिए इसको लिटिल तिब्बत कहते हैं। और केसर सागा जो एक तिब्बतन नेशनल इपिक है, उसके लोकल वर्जन्स को गाया जाता है बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स के द्वारा लद्दाख में, ठीक है। तो ये हो गया, तो केसर सागा का नाम भी लिख देते हैं।
केसर सागा। एंड आई गेस इसी के साथ मैंने ऑलमोस्ट पूरी स्टोरी शॉर्ट में बता दी। अब हम केरला में जंप आराम से कर सकते हैं। प्लीज हैव अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट।